हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है 11th केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के बारे में, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब तक लोअर क्लासेस में हमने मैटर और मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो वो पार्टिकल्स हैं। आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है दैट इज़ एटम है। मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स हैं, बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज़ योर एटम। तो एटम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को और फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ एटॉमिक मॉडल सजेस्ट हुए हैं। एटॉमिक मॉडल मतलब एटम का साइज़ इतना छोटा है कि आप उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। और जिस टाइम पे ये डिस्कवरीज़ हुई थी उस टाइम पे इतने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं थे कि वो डायरेक्टली एटम के स्ट्रक्चर को देख सके। तो कुछ मॉडल सजेस्ट हुए थे। जैसे आप एक स्कूल का मॉडल देखते हो, स्कूल बनने से पहले स्कूल का मॉडल बनाते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ये रूम्स होंगे, ये स्टाफ रूम होगा, ये ऑफिस होगा, इस तरह से, मतलब एक उसका प्रतिरूप। तो इसी तरह से एटॉमिक मॉडल जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने सजेस्ट किए, जिसमें सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था जो जे थॉमसन ने सजेस्ट किया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। वो इतना कुछ ख़ास था नहीं, उन्होंने बस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। एंड वो एक वाटरमेलन टाइप का मॉडल था। उसमें बिल्कुल उसको कंपेयर किया गया था वाटरमेलन के साथ, जैसे कि सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले कर रही है, और जो होल मास है या जो रेड जो मिक्सचर है वाटरमेलन का जो जूसी, दैट इज़ योर प्रोटॉन्स। ठीक है। लेकिन ये जो है एटॉमिक मॉडल लिमिटेशन की तो क्या बात करें, ये उस टाइम की कोई भी इनफैक्ट फिनोमिना जो एटम शो कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देन फर्दर आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के एक हुआ, और उससे रदरफोर्ड जो हैं उन्होंने एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया, एटम का मॉडल सजेस्ट किया। मेनली जो खासियत थी इस मॉडल की वो ये थी कि मास जो है वो कंसनट्रेटेड है इन न्यूक्लियस, एंड जो इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बातें बिल्कुल सही हैं, बट बहुत सारे फिनोमिना ऐसे थे जो उस टाइम के जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो रदरफोर्ड हैं। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अबाउट, बट कहाँ पे, क्या उनकी कोई प्रॉपर लोकेशन है, कोई पोजीशन है, जैसे वो किसी एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं कि नहीं। देन फर्दर आया योर बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल की जो खासियत थी वो ये थी, जो मेन इसके पॉइंट्स थे, दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, हैव सर्टेन फिक्स वैल्यू। मतलब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्वांटाइज्ड एटॉमिक लेवल्स में है, उनकी एनर्जी फिक्स है, उनका पाथ फिक्स है, उनका ऑर्बिट फिक्स है। एक ऑर्बिट, एक पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है। अगर ऐसे एनर्जी लेवल हैं, जैसे कि इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो आप, आपका प्लानिटरी मॉडल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कि सन बिल्कुल सेंटर में होता है और चारों तरफ जो है ना प्लैनेट्स होते हैं। हर प्लैनेट का एक डिफरेंट ऑर्बिट है और वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। तो इसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं। हर ऑर्बिट की एक अलग एनर्जी है, एक अलग एनर्जी लेवल है। और जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जा रहा, वो ना ही एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके। तो काफ़ी हद तक जो है जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को इस मॉडल ने दूर किया कि क्यों एटम स्टेबल है, क्यों इलेक्ट्रॉन घूम घूम के न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहे, बिकॉज़ वो फिक्स एनर्जी लेवल में ही रहते हैं जब तक उनको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ओके। बट इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो मॉडल है दैट इज़ ओनली गुड फॉर हाइड्रोजन एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इट फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। स्पेक्ट्रा एक प्लूरल टर्म होगी। स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस पे जब आप क्या करते हो, लाइट डालते हो, ठीक है,
लाइट उसमें से पास होती है तो लाइट उसके साथ इंटरेक्ट करती है, और जो उसमें से लाइट एमिट होती है, ठीक है, तो जो वो एमिटेड लाइट है या एब्जॉर्ब लाइट बाय एनी सब्सटेंस, ठीक है, उन वो एक रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, एक लाइट नहीं होती, एक रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वो रेंज किसके टर्म में आप मेज़र कर सकते हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ योर वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे हमारी जो सनलाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम है विबग्योर, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉम्बिनेशन है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है ये, वॉयलेट से लेकर रेड तक, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये होता है स्पेक्ट्रम, इसका प्लूरल टर्म क्या होगी, स्पेक्ट्रा। तो सेम ये सब पे लागू होता है, किसी सिंगल एटम पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी बड़े मैटर पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी उस पर लाइट डाली जाती है तो जो है वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपना स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। तो जो हाइड्रोजन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो एटम है उसके स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जैसे हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर चले जाओ, हीलियम, लिथियम, इनके मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और भी कुछ लिमिटेशन थी। जी मैन इफेक्ट, जी मैन इफेक्ट क्या होता है, जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है कोई भी फील्ड नहीं है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ ये स्प्लिट हो जाती हैं और ज़्यादा फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज जी मैन इफेक्ट, एंड इन योर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये जी मैन एंड जो स्टार्क इफेक्ट है इसको जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ से आगे फर्दर जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में और भी बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट हम बोर मॉडल की इन लिमिटेशंस की वजह से जो क्या आगे ग्रोथ हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये यहाँ तक बातें थी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की और मैटर की, बट उसके बाद बात करेंगे हम वेव करेक्टर की, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन एडिशन टू पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है। किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जे थॉमसन ने। क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो मास बताया, सबको पता होगा आपको, 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 जो किलोग्राम है ना, वो मास है इलेक्ट्रॉन का। तो सॉरी